देश की सरकार ने एक साल में इस राजस्थान को कहां से कहां बदहाली के कगार पर पहुंचा दिया है। एक एक बिंदु हम आपके सामने वो उजागर करना चाहते हैं जो इन्होंने वादे किए थे, चुनाव के समय वादे किए थे, जनता के सामने तरह तरह के वादे करके और जनता को जो गुमराह किया था, वो सारे के सारे वादे इनके फेल हो चुके हैं। एक भी बिंदु पे भाजपा की सरकार ये कामयाब नहीं हो पाई है और मैं आपको बिंदुवार आपके सामने रखूंगा। भाजपा की सरकार ने सबसे पहले तो 100 दिन की कार्य योजना जारी की थी। आज 365 दिन से ज्यादा समय हो गया और उस पर 100 दिन की कार्य योजना का कोई रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किया जा सका है। एक साल के अंदर ही प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त हो गई है। प्रदेश का हर वर्ग, किसान, मजदूर, महिला, युवा और सरकारी कर्मचारी देख रहे हैं कि जो बड़े से बड़े वादे कर भाजपा सरकार में आई वो पूरे क्यों नहीं कर रही है। एक तरफ चमक धमक से जनता को भ्रमित किया जा रहा है, वहीं किसान इंतजार कर रहे हैं कि 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि कब से मिलेगी और गेहूं को 2700 रुपए क्विंटल कीमत व बाजरे की एमएसपी पर कब से खरीदा जाएगा। 450 रुपए में सिलेंडर का वादा किया था पर किसी महीने सब्सिडी आती है, कभी नहीं आती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जा रही है। बच्चियां साइकिल और स्कूटियों का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार की योजनाओं का या तो नाम बदल दिया जा रहा है या फिर इन्हें बंद कर दिया जा रहा है। 12 से अधिक योजनाओं के नाम बदले जा चुके हैं। किसानों के हित में चल रही एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी तक को बंद कर दिया, जिसमें किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने का अनुदान दिया जाता था। मैं तो ये सबसे बड़ी बात तो आपके सामने कहना चाहता हूं कि योजनाओं का नाम बदले, लेकिन कई योजनाएं तो खुद इनकी थी। जैसे ईआरसीपी वाली योजना थी, ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट था, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट तो हमारे आदरणीय वसुंधरा जी ने वो लेकर के आई थी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। और ये परियोजना बहुत पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए बहुत बड़ी परियोजना थी, जिससे सिंचाई के लिए जो है पानी उपलब्ध होता, पीने के लिए पानी उपलब्ध होता। लेकिन इसको जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने आगे बढ़ाया, 13,000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत साहब की सरकार ने नवनेरा और ईसरदा बांध के लिए दिए थे और 13,000 करोड़ रुपए का वो लगभग काम पूरा हो गया था। इन्होंने उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, वरन उसको पीकेसी और दूसरी नाम बदल करके उसको उलझाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने जब वो चुनाव से पहले अजमेर आए थे, जयपुर में आए थे, उस समय वादा किया था कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। राष्ट्रीय परियोजना तो घोषित नहीं की और उसको पीकेसी का नाम बदल लिए। कोई बात नहीं है, पार्वती, काली सिंध और चंबल ये लिंक परियोजना के नाम से अभी जो ये परियोजना अभी मध्य प्रदेश के साथ समझौता, मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के साथ समझौता तो वसुंधरा जी के समय 2005 में ही हो गया था। क्या जरूरत पड़ गई मध्य प्रदेश से दोबारा समझौता करने की? अगर वो समझौता भी किया है तो हमारी ये मांग है कि वो एमओयू राजस्थान की जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है, उसको क्यों छुपा करके बैठे हुए हैं। हमने असेंबली में भी ये सवाल उठाया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं, अशोक गहलोत साहब आप बताइए क्या समझौता किया है। जनता के, राजस्थान की जनता के हितों पर आप कोई कुठाराघात तो नहीं करके आए हैं। ये राजस्थान की जनता को जानने का हक है, लेकिन उसको भाजपा की सरकार उजागर नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि उसको बताया जाए एमओयू क्या किया है, कितना पानी मिलेगा, कितना सिंचाई के लिए मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर की क्या पोजीशन रहेगी। ये पूर्वी राजस्थान पूरा एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है और भरतपुर संभाग की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। हमारे गंगापुर, बावनबास, नांदोती, करौली वाला एरिया, जिसमें आज भी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। चंबल बिल्कुल बगल में बह करके और चंबल का पानी समुद्र में जा रहा है। बहुत पहले से लोगों की मांग थी, वो मांग को जो राजस्थान सरकार, पूर्व राजस्थान सरकार आदरणीय गहलोत साहब
जिस परियोजना स्कूल, सड़क, अस्पताल और दिसंबर 2023 में एक आदेश जारी कर रोक दिए, ये काम अभी तक शुरू नहीं हुए। पिछले एक साल में चाहे घरेलू बिजली हो, कृषि बिजली हो, दोनों की स्थिति बदतर हो चुकी है। आप देख सकते हो क्या बुरी स्थिति है। एक साल के अंदर अंदर हमारे किसानों को जो पहले दिन में बिजली मिलती थी और दिन में इस सर्दी के समय वो आराम से अपने सिंचाई के लिए जो है दिन में जाता और खेती में सिंचाई करके आराम से घर आता, आज रात में परेशान हो रहा है और रात में भी सही ढंग से बिजली नहीं मिल रही है। ट्रांसफार्मर जल जाता है, एक एक हफ्ते तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। बिजली के जो कनेक्शन लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। बदहाल स्थिति हो गई है बिजली के मामले में। डीएपी के लिए तरसना पड़ रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और इस मुद्दे को लेकर के किसान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। मुख्यमंत्री जी बिना अदालत की इजाजत के लिए विदेश यात्रा पे चले गए। बड़ा अफसोस है। प्रदेश का मुख्यमंत्री, उनको अगर इस बात की जानकारी नहीं हो, कानून की जानकारी नहीं हो, उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था अदालत से मंजूरी लेते, अगर मान लो उनको विदेश जाना था तो ऐसी क्या जल्दी थी जो बिना अदालत की जानकारी में लिए ही विदेश चले गए और वो जब मुद्दा उठा तो विदेश से वापस आना पड़ा। यमुना जल समझौते की कोई जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं है, टीआरसीपी की जानकारी कोई नहीं है। अरे भाई, भरतपुर संभाग में पैदा हुए हो, भरतपुर संभाग में आपने यहाँ पर पूरा जीवन निकाला है, आपको पता होना चाहिए भरतपुर संभाग की जो महत्वपूर्ण योजना है उसका जानकारी होनी चाहिए। मैंने खुद ने सवाल उठाया था, कोई जवाब मुख्यमंत्री जी ने नहीं दे पाए। जब आप कहते हो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और आप मान रहे हैं डबल इंजन कि आपके केंद्र में भी सरकार आपकी है, प्रदेश में भी आपकी है, तो आपको जो क्लियरेंस जो वहां एक दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में मिल सकती है, क्यों आपको 1 साल लग गया? इससे राजस्थान में जो उद्योग, जो अलाइड जो इंडस्ट्रियां लगनी थी वो उसमें देरी हो रही है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलना था, वो पिछड़ रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा बहुत तेजी से इन्होंने उठाया और सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता रही है। अरे भाई, पेपर लीक हुआ, किसी ने अपराध किया है तो ये तो कानूनी रूप से सरकार का दायित्व बनता है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे। जिसने भी पेपर लीक किया है या जिसमें पेपर लीक के प्रकरण में जिन लोगों की भागीदारी है, जो उसमें लिप्त पाए जाते हैं, अगर उनको सरकार गिरफ्तार करती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसको उपलब्धि के रूप में नहीं लेकर के जिम्मेदारी के रूप में ले और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो पेपर लीक के मामले में हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। आप पे अभी सुइया तो पकड़ में आ नहीं रही है। आपने जो पेपर लीक के जो जिन लोगों को पकड़ा वो सारे के सारे लोग छूट करके निकल रहे हैं। उनके खिलाफ तथ्य जो आपको जो जुटाने चाहिए थे, जो ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए थी, वो ठोस कार्रवाई राजस्थान की सरकार नहीं कर पा रही है। विकास ये करना ही नहीं चाहते। इनको ये पता है कि विकास करने से कोई वोट नहीं मिलेंगे। वोट मिलेंगे हिंदू मुस्लिम करने से मिलेंगे, आपस में जातियों को लड़ाने से मिलेंगे, एक दूसरे क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र के लोगों से लड़ाने से मिलेंगे। सरकार के एक मंत्री किरोड़ीलाल जी के बारे में तो पता ही नहीं है कि वो मंत्री है या नहीं है। वो कभी एसओजी के ऑफिस शिकायत करने पहुंचते हैं, कभी पुलिस वालों से हिरासत के लिए लोगों को छुड़वाने पहुंचते हैं, कभी कहते हैं मैं मंत्री नहीं हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो इस्तीफा दे करके भी फिर विभाग का कामकाज संभाल रहे हैं। स्थिति स्पष्ट नहीं है। केवल अडानी को बुला करके, केवल अंबानी को बुला करके और लोगों को, जिनको एक सूत्र में हम ये कहें कि आपके जो चहेते लोग हैं, चहेते लोगों को राजस्थान की संपत्ति को लुटाने का ये काम कर चुकी है सरकार। इसने शुरू कर दिया है। केंद्र तो पहले से ही लुटा रहा है और अब राजस्थान की सरकार भी ये राजस्थान की संपत्ति को लुटाने का ये अभियान शुरू कर चुकी है। सरकार केवल दिल्ली से जो निर्देश मिल रहे हैं
मुख्यमंत्री जी हर बात पूछने के लिए दिल्ली जाते हैं। दिल्ली से जो कोई उनको निर्देश मिले, जो कोई उनको पर्ची मिली, उसको आकर के और यहाँ उसको पढ़े हैं। ये पर्ची को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और भरतपुर संभाग में जो पीकेसी ईआरसीपी की योजना जो अभी मोदी जी जिसका अभी लोकार्पण करके गए हैं, उसका शिलान्यास करके गए हैं, लोकार्पण हमारे कामों का किया उन्होंने। नवनेरा और ईसरदाबाद ये पूरी तरीके से हमारी सरकार के काम थे। हमारी सरकार में फंडिंग हुई, 13,000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत साहब ने दिए थे, उनका लोकार्पण उन्होंने किया। स्थिति स्पष्ट करके नहीं गए, केवल घड़ों में पानी इधर से उधर पलट करके और लोगों को गुमराह करके गए हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। पूर्वी राजस्थान के लोग ये पूछना चाहते हैं, क्या घात आप अंदर अंदर कर रहे हो? आप वहां के मुख्यमंत्री को या बुला करके दिल्ली ले गए और आपने उनसे क्या समझौता किया है? एमओयू का कोई पता नहीं है। एमओयू को बताना चाहिए। 70,000 करोड़ की टोटल पीकेसी, उसमें से 35,000 करोड़ रुपया राजस्थान को खर्च करना है। उसमें से राजस्थान ऑलरेडी 11,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। दैट मीन्स 1/3 ऑफ द कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट ऑन नौनेरा। और पीकेसी से इनने क्या करा है, आपको कोई पानी हमारे किसानों को सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ पानी किसके लिए मिलेगा? पीने के लिए मिलेगा और किसी के लिए पानी नहीं मिलेगा। ये आपको और हमारे को सिर्फ एक चश्मा पहना रहे हैं कि पीकेसी कर रहे हैं। पीकेसी का धौलपुर में क्या होने वाला आपको पता है? पीकेसी का धौलपुर में सिर्फ ये होने वाला है कि 3 बांध जो हैं अपने पार्वती, रामसागर और ये आगे वाला जो बांध है उर्मिला सागर, सिर्फ वो भरने वाला है। वो तो हमारा ऑलरेडी काली तीर में हो चुका है। 640 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। जुलाई टू सितंबर जो ओवरफ्लो आएगा चंबल का, वो हम ऑलरेडी इसमें डालेंगे। वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे लिए धौलपुर जिले के लिए इसमें कोई फायदा नहीं है। ना कोई सिंचाई में कोई फायदा होगा, ना पीने के पानी के लिए कोई फायदा होगा। ये तो सिर्फ वाटर टेबल जो बढ़ेगा सिर्फ वही बढ़ रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। सिर्फ क्योंकि काली तीर जो पानी पीने वाली स्कीम है, जो बाड़ी और उसके लिए है, बसेड़ी के लिए है, वो भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वो वापस इस बार इन्होंने बजट अनाउंसमेंट करा है। हम वो पहले ही बजट अनाउंसमेंट कर चुके थे, उसका पैसा दे चुके थे, उसका डीपीआर बनने के लिए ऑलरेडी दे दी थी। तो ये तो उन्होंने रिपीट करी इस साल। तो ये जो कथनी और करनी में इनका फर्क है वो नहीं है। और हमारे साथ क्या हो रहा है, आप आज हिंदू में एडवर्टाइजमेंट पढ़िएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा एडवर्टाइजमेंट दिया है, पूरी कॉस्ट बताई है इसकी। उनको फायदा सबसे ज्यादा हो रहा है, हमारे को फायदा नहीं हो रहा। उनकी सिंचाई के लिए करीब करीब 2 लाख या 3 लाख एकड़, आज एडवर्टाइजमेंट है 2 लाख या 3 लाख एकड़ जमीन जो है उनकी सिंचाई के लिए काम आएगी। हमारे राजस्थान में नहीं काम आएगी। 8 लाख काम आएगी। आज आया है 8 लाख काम आ रही, हमारे लिए नहीं आ रही। और दूसरी जो सबसे बड़ा कटोराघात धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ हो रहा है, हमारे को शहर में 25 MLD पानी मिलता था पीने के लिए, और अब हमारे को 15 MLD पानी पर रोक दिया गया। हमारा 10 MLD पानी जो शहर के लिए हमारे को मिलता था, सुबह शाम हमारे को पानी मिलता था, वो बंद हो गया। अब सिर्फ एक टाइम पानी मिल रहा है धौलपुर शहर को। वो पानी यहां से खींच के कौन ले गया? भरतपुर ले गया। दूसरा, आज आपने देख लिया धौलपुर की हालत क्या, आप सबको पता है। कॉलोनीज की हालत क्या है। एक पैसा एफएफसी का, एक पैसा जो नगर परिषद धौलपुर को आना था वो नहीं आया। एक पैसा नहीं आया, ना राजाखेड़ा को आया, ना धौलपुर को आया, ना बाड़ी को आया। एक पैसा नहीं आया। एफएफसी की पूरी किस्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो हमारी कट गई। तीसरी चीज, आज जो बिजली है, बिजली धौलपुर सबसे पहले एलडी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बिजली कहां लेनी है? भरतपुर देनी है। तो मतलब धौलपुर में तो आदमी वास ही नहीं करते, धौलपुर में आदमी रहते ही नहीं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। धौलपुर में तो सब जानवर रहते हैं, धौलपुर में आदमी रहते ही नहीं। तो ये कटोराघात जो ये सरकार, पर्ची सरकार कर रही है धौलपुर के साथ, वो बेहद ही शर्मनाक है और इसकी हम खुले दिल से भर्त्सना करते हैं। दूसरा, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमारे एक्स एमएलए साहब ने बोला, बाबा साहब के लिए जो गृह मंत्री जी ने बोला,
वो बहुत ही शर्मनाक है। आज बाबा साहब को कई समाज भगवान स्वरूप मानते हैं, उनकी आस्थाओं पर उनने ठेस पहुंचाया। मैं उनसे विनती करता हूं कि या तो वो माफ़ी मांगे या अपना इस्तीफा सौंपें, जिससे कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म हो सके। नहीं तो ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगी। हम इस पर कल भी हम सड़क पर थे, आगे वापस 28 तारीख को प्रोग्राम बन रहा है, वापस सड़क पर जाएंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि इनके जो मुंह में आए वो ये बोल दें, वो काम नहीं चलेगा। और एक साल में धौलपुर में आपने देख लिया क्या काम हो रहा है। धौलपुर में कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ के लोग, यहाँ के जो सो कॉल्ड बीजेपी के एक्स प्रत्याशी जो थे, वो सिर्फ एक दूसरे की शिकायतें करने में लग रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा। लोगों की शिकायत कर रहे हैं, लोगों का काम रुक रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और शिकायतों में स्पेसिफिकेशन भी नहीं दिया जा रहा है। वो तो पूरी शिकायतें कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है वो क्यों शिकायतें कर रहे हैं। वो शिकायत इसलिए कर रहे हैं कि जिससे ठेकेदारों से पैसा ऐंठ सके, जिससे, मैं ये खुला आरोप लगा रहा हूं उन पर कि ठेकेदारों से पैसा लेने के लिए शिकायतें करी जा रही है। हर किसी डिपार्टमेंट में शिकायत करके और उसको चुपचाप बुला दिया जाता है कि ला हमारे को 5% दे जा, 2% दे जा, 3% दे जा। ये धौलपुर का हाल हो रहा है। धौलपुर में सब जितने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैं, सब पर काम बिल्कुल बंद है। सिर्फ ब्लैकमेलिंग हो रही है, यहाँ ठेकेदारों की ब्लैकमेलिंग हो रही है। ठेकेदारों को तो आप पैसा तो दूर, पैसा तो दे नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके खजाने में पैसा नहीं है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। मैंने ये विधानसभा में उस दिन बोला था कि भाई आपके पास तो पैसा ही नहीं है देने के लिए, आप दोगे कहां से। बड़े बड़े आपने अनाउंसमेंट कर दिए। जो पिछली बार के, ये फरवरी आने वाला, जनवरी शुरू हो रहा है, पिछली बार के जो 10-10 हैंडपंप आप लोगों को हमको दिए हैं और 5-5 ट्यूबवेल हमको दिए हैं, आज तक उनकी फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं निकली। पूरा साल खत्म होने आ रहा है और कितना बड़ा काम करा। एक एमएलए को 10 हैंडपंप दिए जो हमारे टाइम में 40-40, 50-50 मिलते थे, उनको 10 हैंडपंप दिए और वो सोच के बड़ा खुश है। अनाउंस क्या करे, 20 दिखाने के लिए अनाउंस करे 20 और दिए 10, अगले साल 10 देंगे। इतने तो हम एमएलए फंड से ही दे देंगे। वो आप देना या ना देना, वो हमारे लिए जीरो है। तो मेरा आप सबसे कहना यही है कि एक साल में धौलपुर की जितनी दुर्गति इस बीजेपी सरकार ने करी है, यहां मंत्री आके बोल जाते हैं कि भाई आपने तो कांग्रेस को वोट दिया था, हम आपके लिए क्यों काम करें। ये प्रजातंत्र है, आप समझ सकते हो। एक मंत्री आके ये बोल रहा है, जिले का मंत्री आके, जो यहाँ का मंत्री है, वो आके बोल रहा है आपने तो कांग्रेस, जिले का मंत्री है। मैंने उनसे क्वेश्चन किया था तो उन्होंने बताया था कि यहाँ के आमजन ने कांग्रेस के विधायक विधानसभा में आवाज नहीं उठाते हैं। कांग्रेस के विधानसभा में ये आप भी समझते हो ना, और अब तो आवाज उठाने की बात तो आप यूट्यूब पे ही देख लेते हो ना। कांग्रेस जिले के जो भी विधायक हैं वो पूरे जोर शोर से, आपको पता है जितनी डिबेट्स होती हैं हम सब में पार्ट लेते हैं। क्वेश्चनों में हम कोई उनसे पीछे नहीं है, क्वेश्चनों में उनसे ज्यादा हम क्वेश्चन पूछते हैं। और हमारे से आप क्या चाहते हो? ये तो है नहीं कि आपने नहीं सुना है, कि हमने नहीं बोला है। आपको ये फिर मैं कहता हूं, जितने एक्टिव हम लोग कांग्रेस के एमएलए विधानसभा में हैं, आज तक बीजेपी के एमएलए एक भी आप बता दो उतने एक्टिव कभी रहे हैं। हर विधानसभा में, हर फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्पीचेस पे मैं बोलता हूं, सामाजिक सरोकार में दूसरे लोग बोलते हैं, दूसरे एमएलए बोलते हैं, किस पर नहीं बोल रहे आप सबको पता है। यूट्यूब चैनल आप सब देखते हो। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, जो मंत्री आके ये कह जाए कि कांग्रेस को वोट दिए तो हम क्या करें, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। सरकार की जब आप मंत्री हो, आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर अ मंत्री, आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, आप पास देने के लिए पैसा ही नहीं है। आपके यहां सुपर सकर मशीन को ठीक करने के लिए मुझे जाना पड़ा 3 बार सेक्रेटरी के पास और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, तब जाके पूरे राजस्थान में एक डेवलप हुआ कि भाई ठीक है, इनको एएमसी दे दो, अगले 2 साल की एएमसी दे दो तो ये काम चलेगा। कैन यू इमेजिन, सुपर सकर मशीन की एएमसी नहीं थी, वो यहां बंद पड़ी है। 10-10 करोड़ की मशीनें बंद पड़ी हैं। सरकार में कोई
चेतने वाला नहीं है, सब सोने वाले। उस दिन 20 लाख रुपए मैं और एमपी साहब यहां आए, हमने डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड से कलेक्टर के सामने बैठ के 20 लाख रुपए हमने सैंक्शन कराए, तब आपका डीजल का खर्चा चला है नगर पालिका का, कि ये पानी निकालने के लिए 20 लाख रुपए हमने सैंक्शन कराए थे उस दिन। तो ये तो हाल है इन मंत्रियों का, और जो सचिव लगे हुए हैं उनका ये हाल है कि उनको पता ही नहीं कि जिले में क्या हो रहा है। तो आप जो ये बात कर रहे हो, आप सबके सामने जिले की जो कंडीशन है, आप सबके सामने, कोई नया बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जागरूक पत्रकार हो, आप सबको पता है कि क्या जिले की कंडीशन है। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने कल पीसी किया है, अंबेडकर का अपमान तो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने उनको मंत्री पद से इस्तीफा मांगा। देखिए, जहां तक बाबा साहब अंबेडकर जी के अपमान की बात है, पूरा देश जानता है कि किसने अपमान किया और खुलेआम अपमान किया है। मेरा तो यहां तक मानना है कि 75 साल में अगर किसी व्यक्ति ने यह दुस्साहस किया है तो उसका नाम अमित शाह है, जिसने खुलेआम परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। और वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ही अपमान नहीं है, वो करोड़ों करोड़ों जो दलित लोग हैं, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो करीब 30 से 40 करोड़ लोग इस देश में जो निवास कर रहे हैं, वो सब बहुत दुखी है, व्यथित है इस बात को लेकर के। कई लोगों ने अपने घरों में चूल्हा तक नहीं जलाया इस अपमान की बात को सुनकर। लोग खाना नहीं खा रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर देश के गृह मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया, माफी नहीं मांगी, तो कांग्रेस पार्टी भी चुप बैठने वाली नहीं है। और ये जो अंबेडकरवादी लोग हैं, ये बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये सिर्फ नैरेटिव चेंज करने के लिए सीएम भजन लाल ने ये बात करी है कि अपना ब्लेम दूसरों पे डाल दें। कहना बड़ा आसान होता है ना, और ये तो प्रत्यक्ष रूप से उनने संसद में बोला है, पूरे यूट्यूब चैनलों ने चलाया। वो तो भजन लाल जी को तो जो दिल्ली से कहा जाता है वो बोलते हैं। अभी गए थे दिल्ली, उन्होंने कहा होगा कि भाई आप जाकर के अंबेडकर जी का नाम लो, तो अंबेडकर जी का नाम लेकर के यहाँ कह दिया उन्होंने। उनको कुछ भी पता नहीं है। बार एमएलए बने भजन लाल जी, उनको यहां से भरतपुर से उठा करके सांगानेर में थोपा। सांगानेर में वहां जो है वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों का बड़ा जमावड़ा है, वो जीत करके आ गए और उनको मुख्यमंत्री जी की जो है कुर्सी पे बिठा दिया, पर्ची दे दी और पर्ची भी वसुंधरा जी से दिलवाई। उस समय का फोटो है हमारे पास, जब पर्ची दी वसुंधरा जी ने उसको देखा, हतप्रद हो गई वसुंधरा जी। और उन्होंने ये देख रही थी कि इस भीड़ में कौन भजन लाल कौन है, जानती नहीं थी भजन लाल जी को। इससे पहले राजस्थान के 90%, 95%, 99% लोग भजन लाल जी को नहीं जानते थे। भजन लाल जी कौन है, वो मुख्यमंत्री बने, उनको राजस्थान की एबीसीडी पता नहीं है, उनको भौगोलिक स्थिति पता नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और अंबेडकर जी के बारे में तो वो बिल्कुल ही अज्ञान है, कुछ पता नहीं है। आकर के दिल्ली से कहा, वो कह दिया। लेकिन जो जो लोग भी अंबेडकर जी के बारे में ये अपमान की बात करेंगे, मैं आज ये दावे के साथ आपके प्रेस के माध्यम से कह सकता हूं, जब जब वो चुनावों में और जनता के बीच में जाएंगे, उनको इसका खामियाजा उठाना